नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज कई अहम खबरें हैं, कई बड़ी खबरें हैं। राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। उसका पूरा अपडेट जो है वो हम आपको देंगे। लू में जबरदस्त पुलिस का एक्शन चल रहा है और जांच में बड़े सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग मेवात में हुए हमले की, जो ब्रिजमंडल यात्रा बीएचपी की निकल रही थी उसके ऊपर कैसे हमला किया गया। बिहार से एक अहम राजनीतिक खबर हमारे पास है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो राज्यसभा में वोटिंग के बाद होगा उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। कल अमित शाह ने इस बात को लोकसभा में कहा कि अरविंद केजरीवाल का साथ केवल गठबंधन वो गठबंधन में तभी तक है जब तक कि उनके बिल पर राज्यसभा में फैसला नहीं हो जाता, और फैसला क्या होगा ये सब जानते हैं। उसके बाद वो टाटा बाय बाय कर देंगे। तो इसको लेकर के भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मेहमानों का परिचय आपसे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री जी रोज की तरह हमारे साथ है। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते जरा आज की कुछ अहम खबरों की तरफ, फिर करेंगे आज बात। जैसा मैंने आपको बताया, राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उनके ऊपर जो मानहानि का केस दोष जो साबित हुआ है उसमें वो रिहाई की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इस वक्त वहां सुनवाई चल रही है। और ये सीधा मामला उनकी लोकसभा की सदस्यता के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, वहां उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या इंडिया अलायंस को करेंगे टाटा? कल ये बात गृहमंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर कही और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा देर तक किसी का साथ निभा नहीं सकते और यह अनोखा गठबंधन बना है जो किसी नीति पर आधारित नहीं है, केवल एक बिल को लेकर आधारित है। तीसरी बड़ी खबर आज अयोध्या से है, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे एएसआई कर रही है और आज पहले शिफ्ट का काम वहां पूरा हो चुका है। खबर है कि जो कुछ भी हिंदू प्रतीक चिन्ह वगैरह सब वहां मिले थे उन सबको सजाया गया है। जहां वीडियोग्राफी हो सकती थी, तस्वीरें खींची जा सकती थी, वो किया गया है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको कि रिजर्व करने की जरूरत है, प्रिजर्व करने की जरूरत है, तो वो वहां पर किया गया। अब क्योंकि आज फ्राइडे है, जुम्मा है, तो वहां नमाज भी होनी है, तो फिलहाल नमाज के लिए वहां सर्वे का काम रुका है और नमाज पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर दोपहर में 2 घंटे का वक्त और मिलेगा। लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है मुस्लिम पक्ष, वहां पर अभी तक उसे कोई राहत नहीं मिली है। और चौथी बड़ी खबर अशोक गहलोत के एक बयान से निकली। अशोक गहलोत ने एक सभा में कल कहा कि एक महिला ने उनसे कहा कि आप ही को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। इसके जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने तो कई बार सोचा कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, लेकिन ये कुर्सी ही मुझे नहीं छोड़ रही है। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको नहीं छोड़ना चाहती है। तो अब ये उनका कॉन्फिडेंस कहिए आप, उनके उस बयान पर हम बात करेंगे और राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है उसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी आज की पहली खबर है, राहुल गांधी को क्या कोई रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, उस पर कुछ अपडेट आपको हम दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है राहुल गांधी की अयोग्यता के मामले को लेकर के, और उन पर आपको जैसे पता है मोदी समुदाय का अपमान करने का आरोप है। निचली अदालत ने उनको दोषी पाया, इसके अलावा उनको फिर हाई कोर्ट ने भी दोषी पाया। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं और वो कह रहे हैं कि पूर्णेश मोदी जो कि मुख्य इसमें शिकायत करता है, वो तो मोदी नाम लिखते ही नहीं थे अपने नाम में। मोदी सरनेम तो उन्होंने बाद में लगाना शुरू किया। ये राहुल गांधी पूर्णेश मोदी के लिए कह रहे हैं। और पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी जो सीनियर वकील हैं वो वहां पैरवी कर रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो वहां पर दलीलें रख रहे हैं। तो पूरा मामला एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं कि अभी तक कहां पर राहुल गांधी का यह पूरा केस जो है वो खड़ा हुआ है। 15 जुलाई को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। 21 जुलाई को राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था और अब इसमें उनको राहत मिलती है तो क्या होगा, राहत नहीं मिलती तो क्या होगा, यह भी आपको बता देते हैं। अगले ग्राफिक पर आ जाइए। राहुल गांधी को राहत अगर मिली तब उनकी संसद की सदस्यता तुरंत बहाल हो जाएगी। वो वायनाड से सांसद थे और उनकी सीट पर अभी तक कोई उपचुनाव नहीं हुआ है, तो उनकी लोकसभा की सदस्यता दोबारा बहाल हो जाएगी और फिर वो भाग ले सकेंगे संसद की कार्रवाई में। अगर उनको दोषी ही करार देता है सुप्रीम कोर्ट भी, तो कुल 8 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी। 2 साल की तो उनको सजा मिली हुई है, उसके बाद 6 साल तक वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, यानी 2021 तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं कि मेरा संसदीय करियर जो है वो इससे बुरी तरीके से प्रभावित होगा। तो ये राहुल गांधी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आज की सुनवाई आप समझ सकते हैं। अब जो आरोप है और जो जवाब है वो भी जान लीजिए। पूर्णेश मोदी शिकायत करता,
उन्होंने कहा राहुल गांधी अहंकारी हैं, इन्होंने मोदी समुदाय को चोर कहा, उसके बाद माफी भी नहीं मांगी और इनका आपराधिक इतिहास है, इससे पहले भी इस किस्म की टिप्पणियां जो है वो कर चुके हैं और दुर्भावना के तहत एक बड़े वर्ग पर इन्होंने आरोप लगाया। राहुल गांधी जबकि ये कहते हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरी नियत किसी भी समुदाय को आहत करने की नहीं थी और माफी मांगनी होती मैं पहले ही मांग लेता, न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है जो कुछ उनके साथ हुआ। उन्होंने कहा एक बड़ा छोटा सा केस था जिसकी वजह से उनको हाईएस्ट पनिशमेंट दे दी गई, हाईएस्ट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दी गई और इस वजह से उनकी राजनीति जो है वो प्रभावित हो रही है। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग दलील वहां पर दी जा रही है उनके वकील की तरफ से, मैं वो आपको जो है बताना चाहता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी प्रदीप जी कोर्ट में ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने रेप किया है क्या, किडनैपिंग की है, किसी का मर्डर किया है, हाईएस्ट पनिशमेंट दे दी है उनको और ये साबित करता है कि इस वक्त मौजूदा जो निजाम है, जो सरकार है, वो इनका मुंह 8 साल के लिए बंद कराना चाहती है और कोई वजह नहीं है इसके पीछे। तो राहुल गांधी पर को जो सज़ा मिली है वो रेप के आरोप में मिली है या हत्या के आरोप में? देश का जो कानून है अवमानना का, उसमें मैक्सिमम सज़ा 2 साल की है। अब ये जज पर निर्भर करता है कि वो मिनिमम सज़ा देता है, उससे थोड़ी ज़्यादा देता है या मैक्सिमम देता है। ये पूरी तरह से जो है न्यायाधीश के विवेक पर है। एक बात ये है। दूसरी बात जो बात कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, सवाल ये है कि 200 विधायकों सांसदों को ये सज़ा मिल चुकी है, तो उन्होंने क्या रेप और मर्डर किया था? तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे हो सकता है? ये मैं कानूनी स्थिति नहीं जानता कि इसमें जो है वो उनका केस बनता है नहीं बनता है। वो अब तक हाई कोर्ट से तो माना जा रहा है कि बनता है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोअर कोर्ट ने सज़ा दी थी उसी को बरकरार रखा हाई कोर्ट ने। लेकिन एक बात है कि मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि उनको पूरी राहत मिले तभी उनकी सदस्यता बचेगी। 2 साल से 1 दिन भी कम हो जाती है सज़ा तो भी बच जाएगी, उनकी सदस्यता, चुनाव भी लड़ लेकिन मान लीजिए कि 1 साल की सज़ा हो जाती है तो उनको जेल से चुनाव लड़ना पड़ेगा, एक स्थिति ये बनेगी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई सज़ा न दे, अगर वो माफ़ी मांगने को तैयार हो गए होते तो मामला ख़त्म हो जाता और उनके खिलाफ 8-10 और मामले चल रहे हैं, तो क्या उसका भी कॉग्निजेंस लेगा सुप्रीम कोर्ट या केवल इस मामले तक सीमित रहेगा उसके आधार पर? क्योंकि देखिए हैबिचुअल ऑफेंडर जो है वो उसके बारे में फैसला करते हुए अदालत जो है इस पर विचार करती है। राहुल गांधी के मामले में होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन ये एक प्रेसिडेंट बनेगा ये जजमेंट आने वाले केसेस के लिए। जिन लोगों को इस तरह की सजा मिल रही है, जो इनको 2 साल से या उससे ज़्यादा की सज़ा मिल रही है, उनकी सदस्यता जा रही है, तो उस मामले में एक नज़ीर बनेगी। ये जो अच्छा, चुनाव का मामला भी कोर्ट में उठा दिया उन्होंने कहा कि वायनाड में आपने अभी तक चुनाव क्यों नहीं कराया, नोटिफाई क्यों नहीं किया वायनाड को? डर है आप लोगों को? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन की गलती। केवल वायनाड नहीं, 5 लोकसभा की सीटें हैं जिनका बाई इलेक्शन ड्यू है, समय से होना चाहिए। देखिए बाई इलेक्शन का ये है कि 1 साल से कम अगर लोकसभा का कार्यकाल हो तो नहीं होता, लेकिन ये 1 साल गिना जाता है जिस दिन सीट वेकेंट हुई। जब राहुल गांधी की सदस्यता गई मार्च में, तब लोकसभा का या उनकी सीट का जो कार्यकाल है उस 1 साल से ज़्यादा का बचा हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं करा है ये समझ में नहीं आता। या तो इलेक्शन कमीशन डरा हुआ है, जो लक्षद्वीप के मामले में हुआ कि जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बाद वापस लेना पड़ा और फिर जो है वही वापस आ गए जो सांसद बहाल हो गई। तो इसलिए जो है वो फूंक कर कदम रख रहा है। वही कहना चाह रहे हैं कि आप इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि राहुल गांधी को रिलीफ मिलेगा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी। मालूम नहीं, ये संभावना तो हमेशा बनी रहेगी। अदालत में केस होगा तो हार जाएंगे जीत जाएंगे, ये दोनों तो जो है प्रोबेबिलिटी बनी ही रहेगी। बड़ा जोर इस बात पर है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो कैसे आपने दे दिया। मानहानि के मुकदमे 2 साल की सजा कहां मिली है, किसको मिली है? बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं, अदालत में भी आज ये बात कही गई है जब ये कहा गया कि कौन सा कोई बड़ा अपराध कर दिया उन्होंने। नहीं, देखिए ये बात तो खैर वकील कहेंगे, जज ने क्यों दिया ये तो जज साहब का विवेक है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये सही है कि आमतौर पर मानहानि के मामलों में मैक्सिमम पनिशमेंट मिलता नहीं है। कई बार तो कई मामले ऐसे होते हैं कि वो बीच में ही सुलझ जाते हैं। जैसे अरुण जेटली का जो है, जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने मानहानि का दावा किया था, नितिन गडकरी ने किया था, तो बीच में समझौता हो जाता है, सुलझ जाते हैं। या अगर सजा भी होती है तो साल भर की हो गई,
6 महीने की हो गई, आमतौर पर ये देखा गया है। अब इसमें चूंकि अधिकतम सजा हो गई, दे दी उन्होंने, इसलिए सदस्यता भी चली गई। अब क्यों दी, क्या दी, इस पर तो मैं टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। जैसा प्रदीप जी ने कहा, तो जज का अपना विवेक है, न्याय उसका। नहीं, वो विवेक के ऊपर इशारों में सवाल उठा रहे हैं कि 66 दिन तक फैसला भी रोका गया था, कब होता है? वो राहुल गांधी के वकील हैं, वकील, वो तो अपना केस मजबूत करने के लिए इस तरह के सवाल उठाएंगे ही। उनको हर वकील इस फैसले पर सवाल उठाएगा तभी तो अपील करेगा जाके बड़ी अदालत में। अगर वो फैसले को ही जस्टिफाई करने लगेगा तो मतलब क्या हो गया वकालत करने का। तो इसलिए जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी के वकील हैं, तो अगर वो निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तो ये तो उनकी दलील है, तो जाहिर है वो उठाएंगे ही, उसका उनको अधिकार भी है उठाने का। तो इसलिए उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करें। लेकिन ये जरूर है कि जो अभी आपने पूछा, इलेक्शन कमीशन को ये नहीं है कि वो मान के चल रहा है कि फैसला हक पे आएगा खिलाफ आएगा, एक गुंजाइश रख रहा है वो कि मान लीजिए फैसला ऐसा आ गया तो दोबारा जो है वो हमको ऐसा हो चुका है ऐसा, चूंकि एक नजीर सामने है वो लक्षद्वीप वाली, तो कोई भी संस्था जो है इस तरह का जोखिम क्यों लेगी। और मान लीजिए इलेक्शन अनाउंस कर दिया मार्च में, जैसा कि बताया, और 2 महीने में इलेक्शन हो भी जाता, कोई चुन के भी आ जाता, और फिर फैसला जो है अगर राहुल गांधी के हक में आ जाता तो बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती। इसलिए चुनाव आयोग ने, मुझे लगता है, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया है। बाकी जो मामला है, देखिए, जो तमाम जो भी 200 लोगों को जो सजाएं हुई हैं, अलग अलग मामले में हुई हैं, उसमें आपराधिक मामले भी हैं, आर्थिक अपराध के मामले भी हैं, उसमें गंभीर क्रिमिनल केसेस भी हैं, भ्रष्टाचार के मामले भी हैं, मानहानि के मामले में पता नहीं किसी को मुझे नहीं लगता मानहानि का मामला शायद ये अकेला राहुल गांधी का है जिसमें 2 साल की। देखिए, जो हम बात कर रहे थे, वहां जो अपडेट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, वो मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी की जो सांसदी गई वो मुद्दा बन रहा है, केवल उन्होंने जो अपमान किया, जो दोष सिद्ध हुआ, वो नहीं। अब एक जस्टिस हैं, जस्टिस गवई, जो सुन रहे हैं मामला, वो ये कह रहे हैं कि क्या लोअर कोर्ट ने ये नहीं सोचा कि उनके फैसले से एक लोकसभा अनरिप्रेजेंटेड चली जाएगी। अगर उनको सजा जो है 1 साल 11 महीने की भी सजा होती, जो बात अभी प्रदीप जी कह रहे थे, 1 दिन की भी कम होती, तो सांसद ही नहीं जाती राहुल गांधी की। लेकिन क्वांटम पनिशमेंट देते हुए ये जज साहब ने क्या नहीं सोचा, लोअर कोर्ट के जज साहब ने, कि इससे एक लोकसभा वेकेंट हो रही है, उनका सांसद जो है वो अयोग्य करार दिया जा रहा है। तो ये भी क्या एक फैक्टर होना चाहिए, इस पर बहस चल रही है। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश हैं, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन यह भी उसी सर्वोच्च न्यायालय हमें अधिकार दिया है कि हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। क्या आगे से जो भी नीचे की अदालत में न्यायाधीश बैठे हैं वो ये सोच सोच के निर्णय देंगे कि अच्छा ये वाला काम होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा। यानी सजा देना है जो अपराध है या जो दोष सिद्ध हो रहा है, जो तर्क है, जो तथ्य है, जो पेश करते हैं दोनों पक्ष, उसके आधार पर नहीं देना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये कह रहे हैं या कहें कि चेता रहे हैं नीचे की अदालतों के न्यायाधीशों को कि भाई आप सोच के दीजिए कि इसका क्या परिणाम होगा। ये तो बड़ा विचित्र हो जाएगा, फिर ये तो न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। और मुझे लगता है कि इसमें जो मूल बहस हो रही, जिसको पूर्णेश मोदी ने जो अपने काउंटर एफिडेविट के जरिए कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखिए ये सवाल यहां तक नहीं है कि इन्होंने ये किया, अपमान किया, ये उसके बाद अहंकार में है। ये सामान्य माफी की जो घटना होती है, और सच है, मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो जाए और मैं माफी मांग लूं, तो मैं छोटा हो सकता है, कोई मुझे चिढ़ाई करे माफी मांग लिया, लेकिन मैं तो जान रहा हूं ना भाई कि मुझसे गलती हो गई, मैंने माफी मांग ली। जो ज्यादातर लोग होंगे वो कहेंगे कि ये अच्छा काम किया, हम भारतीय समाज में इसे बेहतर मानते हैं अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गलती हुई लेकिन मानूंगा नहीं, और अगर मानना होता तो मैंने निचली अदालत में मान लिया होता। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने जो गलती की है उस गलती के लिए हम झुकने वाले नहीं हैं, और अगर न्यायालय के सामने नहीं झुकेंगे तो क्या न्यायालय इन सारी चीजों को देखेगा कि एक लोकसभा अनरिप्रेजेंटेड रह गई, देश की विपक्षी पार्टी का एक नेता बोल नहीं पाएगा, सिब्बल साहब कह रहे हैं पूरा देश लग गया है साजिश में, कोई पत्रकार कह देगा कि अरे अब तो न्यायपालिका ही इसी से तय होगी अगर ये निर्णय पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा। इस तरह से न्याय होता है क्या? ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना, वो मुंशी प्रेमचंद की जयंती अभी बीती है, तो ईमान के डर से बिगाड़। राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आया तो पूर्णेश मोदी और उनके साथ जो लोग हैं वो कहेंगे कि अन्याय हुआ, और उनके खिलाफ फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी कहेगी कि ये न्याय नहीं है। जिसको फैसला सूट नहीं करता है वो यही कहेगा, हमेशा यही कहता है। मेरा सवाल ये, मैं अगली खबर में बताऊं, राहुल गांधी ये नहीं कहा मैंने गलती की माफी नहीं मांगू, उन्होंने कहा मैंने गलती की ही नहीं इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन न्यायालय को गलती दिख रही है ना। न्यायालय न तो नीचे का कह रहा है, न यहाँ का कह रहा है कि आपने गलती नहीं की। वो कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब विधायकों और सांसदों के मामले में सजा देते समय अदालत ये सोचे कि ये सीट अनरिप्रेजेंटेड न रह जाए?
वो सवाल ये सर एक वो तर्क है। सवाल क्वांटम पनिशमेंट का ही है। जैसा वो जो बात आप कह रहे थे ना भाई, सजा 2 साल की हो, 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा हो, बहुत फर्क सजा में नहीं है, लेकिन उसका नहीं, परिणाम लेकिन जो है परिणाम बताइए, बहुत बड़ा है। ये बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि ये किसी रेप के मामले में या दूसरे मामले में, मर्डर के मामले में नहीं है, तो कल से कोई सामान्य व्यक्ति उस पर न्यायालय सजा सुनाएगा तो वो ये सोच के सुनाएगा कि अधिकतम वाली इसलिए मत दो कि इसके जीवन पर और क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से न्याय देना शुरू होगा, और अगर ये शुरू होगा तो ये ज्यादा खराब होगा। हालांकि एक बात मैं थोड़ा सा लाइटर नोट पे कह दूं, कल कुछ भाजपा नेताओं के साथ चर्चा में अभी मैंने उसको लिखा, वो कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी को किसी तरह, उनको सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी उम्मीद है, वो कह रहे हैं राहुल जी को आने दीजिए चुनाव में, तभी तो चुनाव को मजा आएगा। भाजपा के नेता हाँ, भाजपा के नेता कह रहे हैं नहीं आएंगे, चुनाव में नहीं होंगे तो बड़ी इस पर मुश्किल बात हो होनी जाएगी। चाहिए। देखिए मामला उन्होंने मोदी समुदाय के खिलाफ क्या बोला और उसके दोषी वो पाए गए, मुझे लगता है इतनी चिंता उसको भी उसकी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम यह है मेरी 8 साल राजनीति ना रुक जाए। वो बात पहले कह भी चुके हैं, मेरे करियर का सवाल है। तो इस फैसले पर टिकिए राहुल गांधी की अगले 8 साल की राजनीति, देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। अब अगली खबर में हम बढ़ रहे हैं, हरियाणा के नूह में दंगों को लेकर के, बल्कि हमले को लेकर के अब लगातार नए नए तथ्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जो है वो इस मामले में अब तक चल रहा है। 93 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या अभी तक पुलिस की जांच में सामने आया है और क्यों हम इसे कहते हैं हमला और साजिशन हमला उस शोभा यात्रा पर? एक बार जरा आप देखिए, पुलिस की जांच में यह साफ हो गया कि अभी तक जैसे आप ये देखिए, क्रेट में पत्थर भर करके रखे हुए हैं, कांच की बोतलें, हजारों की तादाद में कांच की बोतलें जो थीं वो वहां पर पहले से इकट्ठा करके रखी गई थी। जो पुलिस की रिपोर्ट है जांच की, उसमें तो कहा गया कि 3000 ऐसी कांच की बोतलों का इस्तेमाल हुआ, जिनको पेट्रोल बम के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। अब बुलडोजर भी देखिए वहां पर पहुंच चुका है। बुलडोजर के जरिए भी वहां पर कुछ जो अवैध बस्तियां हैं उनको हटाया जा रहा है। और कुछ जगह से तो ऐसी भी खबरें कि यहां रोहिंग्या भी शरण ले चुके हैं। रोहिंग्या यहां पर रहते थे और वो भी शायद इस दंगों में शामिल थे। प्लानिंग किस स्टेज पर हुई है ये पता चला कि प्लानिंग में पहले मीटिंग की गई कि क्या करेंगे, क्योंकि यात्रा निकल रही है उस पर। फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, 200 बाइक का इंतजाम किया गया, बाइक के सब नंबर प्लेट काली कर दी गई। और उसके बाद जब शोभा यात्रा वहां पर हुई तो रिले मैसेजिंग हो रही थी कि यात्रा कहां पहुंची है, अब कहां पहुंची है। छतों पर पहले से पत्थर भरकर तैयार कर लिए गए थे, 2 डंपरों में पत्थर आए थे, यह बात भी वहां पर कह दी गई है। तो जिम्मेदारी पहले कुछ एक ग्रुप को दी गई कि तुम कांच की बोतलें इकट्ठा करोगे, और वहां लोगों ने बताया कि बड़ा आसान है, कांच की बोतलों का काम वहां बहुत होता है, कबाड़ी का काम बहुत होता है, तो कांच की बोतलें का इंतजाम करना मुश्किल नहीं था उनके लिए। आम लोगों से कहा गया आप छतों पर अपने पत्थरों को जमा करके रखिए, और 2 डंपर पत्थर वहां पर लाए भी गए। इसका सीआईडी की रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया है। और अब सवाल यह है कि जो एक्शन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री खट्टर ने भी कहा कि इसकी भरपाई जो है वो हम दंगाइयों से करेंगे, तो क्या जो मांग वहां के, अब तो नूह के लोग कह रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ जैसे किसी की जरूरत है, अगर वो बयान हमारे पास है वहां के एक स्थानीय निवासी का, तो हम वो सुनाना भी चाहते हैं कि वो क्या बता रहे हैं कि किस तरीके की साजिश थी और अब वो किस तरीके की जांच और कार्रवाई प्रशासन से चाहते हैं। हमें कितने साल हो गए, हमने कभी आज तक ये हादसा नहीं देखा ना ही सुना। और जब ये हादसा हुआ तो एकदम सभी लोगों को एकदम दहशत पैदा हो गई। और यहाँ से हम सब देखते रहे कितना धुआं, कितने भगदड़, यहाँ से हम काफ़ी देखते रहे और पता भी लगता रहा ऐसे ऐसे बात हुई। लेकिन जो भी सरकार है और उनको तुरंत ये कब्जा करना चाहिए था, कंट्रोल में लेना चाहिए था। और दूसरी बात, जो यहाँ के लोग हैं, हिंसा जो जिन्होंने की है, उनको पहले से ही तैयारी थी, मतलब पहले से तैयारी उन्होंने कर रखी थी। क्यों कर रखी? हिंसा करनी है। क्योंकि उनके मकानों के ऊपर जो पब्लिक थी, जो पत्थर फेंक रहे थे, उनके पास इतने पत्थर कहाँ से आए? मतलब पहले से तैयारी उन्होंने कर रखी थी। पेप्सी है पीने वाली, उसमें पेट्रोल डाल के, बत्ती डाल के और जला के उसको तुरंत फेंकते थे, गाड़ियों में आग लग जाती थी। जो यूपी में योगी है, अभी तक तो उसके मुकाबले कोई नहीं पहुंचा। 2 हिस्से हैं इस बयान के। एक साजिश, वो खुद बता रही हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पत्थर, पेट्रोल बम, सब कुछ उन्होंने बताया। बाकी डिटेल अब सब जगह छपी भी हुई है, कहां से कितने हजार और बोतलें आई और कितना टन पत्थर आया और कितनी 100 बाइक वहां पर आई। योगी 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 हो रहा है इस वक्त मेवात में और हरियाणा के अंदर। तो क्या यूपी की बीजेपी के जितने राज्य हैं सब जगह योगी जैसा ही एक मुख्यमंत्री कहां से लाए? नहीं, देखिए ये बड़ा स्वाभाविक सा है, इसमें कोई बहुत अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक मुझे नहीं लगता है। देश में
कोई भी, और हम तो मतलब देश में क्या, कभी कोई दुनिया में कोई मॉडल होता है तो लोग उसको कहते हैं कि अडॉप्ट करो भाई, इसी पे काम करो अगर उससे कुछ बढ़िया निकल रहा है। उत्तर प्रदेश बदनाम था हर दूसरे चौथे किसी न किसी इलाके में, और खास करके ये जो भी नूह में हुआ है, इस तरह के तो इलाके उत्तर प्रदेश में बहुतायत थे। एक योगी आदित्यनाथ सत्ता में आता है और उसके बाद ऐसे इलाके कहां गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग। तो जाहिर है जो भी लोग पीड़ित हैं, विशेष करके, हो सकता है हम लोगों को ना समझ में आए, जो दिल्ली में बैठकर हम लोग टीवी की बहस कर रहे हैं या कोई दूसरे हिस्से में, उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ऐसे इलाकों में जहां ऐसी संवेदनशील स्थिति होती है, जहां नूह जैसे इलाके में इस तरह से संगठित तौर पर पत्थर, बोतलें, आग लगाना, बम लगाना, वहां गोली चलाना, यह सब होता है, तो उसमें फिर योगी याद आता है। फिर लोगों को लगता है कि हाँ भाई एक तो अधिकारी हो, और सोचिए वो कह रहे हैं कि प्रशासन को क्यों नहीं पहले से पकड़ लेना चाहिए था, उनको कब्जा कर लेना चाहिए था, वो अपनी भाषा में कह रहे हैं कि पकड़ लो। तो ये तो किसी भी प्रशासन से उम्मीद होती है, और इसको आप योगी मॉडल कह के लागू कीजिए, एक लॉ एंड ऑर्डर का लागू कीजिए, लेकिन देश उम्मीद यही करता है, हर अमन पसंद व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कानून से ऊपर खुद को माने, गुंडागर्दी करे, अपराध करे। नहीं, और इसमें तो देखिए अब जितने प्रमाण साजिश के आ रहे हैं वो तो आंखें खोलकर रख देने वाले हैं, और खास तौर पर जो नाराजगी लोगों की है वो सरकार से है। ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार इस इलाके के अंदर पहले अगर सख्ती करती, कई जगह मैं सुन चुका हूं कि ये तो मिनी पाकिस्तान बन गया, वहां के लोग बोल रहे हैं यहां ऐसा कुछ नहीं। एक बूढ़ी महिला बोल रही थी यहां कुछ नहीं होता साहब, बेटा यहां कुछ नहीं होता, यहां तो पाकिस्तान बन गया, यहां तो अधिकारी भी नहीं आता है। ये परिस्थिति क्यों बनने दी, इसको लेकर के नाराजगी लोगों की सरकार के साथ है। और सलाम केवल और केवल वहां मौजूद जो पुलिस वाले, जिनकी संख्या बड़ी कम थी, उसमें भी खास तौर पर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है ममता सिंह, उनका हमने कल इंटरव्यू, डिटेल इंटरव्यू चलाया। एक महिला और उनके साथ शायद 10-12 पुलिस वाले रहे होंगे जिनके पास हथियार थे। वो आप इंटरव्यू सुनिए, आपने अगर नहीं सुना तो। वो एक प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर रही हैं। जितने लोग ये बता रहे हैं मंदिर नहीं घिरा था, पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ा था, गोली तो यहां वाले हिंदू दल चला रहे थे। एक अफसर, आईपीएस अफसर बता रही है, जब मैं उस मंदिर के अंदर घुसी 2500 लोग फंसे हुए थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद महिलाओं की और बच्चों की थी, और पहाड़ से ताबड़तोड़ गोली चल रही थी। फिर वो बता रही, जब मैं महिलाओं को लेकर के, महिलाओं और बच्चों को बाहर निकली, कोई तैयार नहीं था बाहर निकलने के लिए फायरिंग के बीच में, मैंने हौसला दिया बाहर चलो। बाहर निकलते ही गोली लगी, किस्मत से वो गोली मुझे नहीं मेरी गाड़ी को लग गई। वो गोली तो किसी को भी लग सकती थी, बच्चे को भी गोली लग सकती थी। उसके बाद कह रही थी हम सड़क से निकल नहीं पा रहे थे, सड़क पर सारी गाड़ियां जल रही थी और उनके अंदर सीएनजी किट लगी होगी या पेट्रोल टैंक फट रहे थे। वो उस वहां से मैं कैसे ले जाती महिलाओं को, बच्चों को, इसीलिए मैं खेत से उनको लेकर के गई। वो ऐसा लग रहा है वो जंग का मैदान था। तो ये किसी सरकार की वहां इसकी वजह से वहां जो लोग बचे नहीं, ये इंडिविजुअल एफर्ट है कुछ पुलिस वालों। एक लाइन रोक के बोल दूं, ये सरकार को हम लोग जब से घटना हुई तब से कह रहे हैं नकारी सरकार है। एक पुलिस ऑफिसर की बहादुरी का किस्सा है, सरकार का भी है, लेकिन जरा उन लोगों की भी बात करनी चाहिए। क्या विपक्ष के नेता, क्या वो देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, वो अभी भी इस सच को स्वीकार रहे हैं क्या, या अभी भी वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा वही कर रहे हैं और पत्थरबाजों पर, दंगाइयों पर कार्रवाई को दूसरी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं? आप सोचिए, इतने बड़े लोग, सामान्य जो शहरी है, नागरिक है, उसके जीवन पर इतना बड़ा खतरा, इतनी मुश्किल में जी रहा है, और अभी भी उनको प्रोपेगेंडा सूझ रहा है। अभी भी वो डरा रहे हैं कि देखो पूरा हिंदुस्तान वो एकदम आग में जल रहा है, और वो किस तरह की आग है जो केरोसिन छिड़क दिया गया है, माचिस लगा दी जाएगी। मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए। सरकार का निकम्मापन निश्चित तौर पर उस पर बात होगी, उनकी आलोचना होगी, लेकिन ये दूसरा वर्ग जो है उस पर भी बात होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, बात ये कही इसलिए और शुरुआत में कहा कि ये उन सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करती है उनकी बात। देखिए, ममता सिंह जो है उन्होंने बहुत बहादुरी काम किया, और जिस तरह उन्होंने बचाया, जो आप बता रहे हैं इंटरव्यू में भी है, तो जाहिर है उनकी बात का प्रतिवाद करने का तो कोई आधार नहीं है और ना किया जा सकता है, क्योंकि जो स्वयं वो झेल करके पूरी गोलीबारी, आगजनी, जो भी वहाँ पर हिंसा थी, और उसके बाद 2,500-3 हज़ार लोगों को बचाया उन्होंने, हम अखबारों में पढ़ा मैंने उनके बारे में, तो निश्चित रूप से उनको तो इसके लिए इसका श्रेय भी दिया जाना चाहिए। और जो बात यह है कि जो तत्व वहाँ थे जिन्होंने ये सारी हरकतें की हैं, चाहे वो रोहिंग्या हों, चाहे वो स्थानीय लोग हों, जो भी हों, अब ज़रूरत उनकी है कि उनको आइडेंटिफाई करके एक एक को पकड़ करके और उनको बाकायदा कानून के हिसाब से जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो मामला है, क्योंकि देखिए जो स्थानीय लोग हैं,
ऐसा तो नहीं कि सारे मेवाती एकदम आके हमला करने लगे नहीं हों, कह रहे, बिल्कुल। है ना, या सारे जो है गुड़गांव के दूसरे शहरी लोग भिड़ गए हों। ये लोग लिमिटेड होते हैं, इस तरह के लोग हरकत करने वाले, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, और उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर सकती है और उनको अलग थलग किया जाना चाहिए और उनको कतई सेवियर नहीं बनने देना चाहिए कि वो अपने समाज के बड़े सेवियर, बड़े वो जिस तरह की कोशिशें होती हैं। मुझे लगता है कई सारे वीडियो भी घूम रहे हैं, एक वीडियो बहुत ही खतरनाक वीडियो मेरे पास भी आया था, हालांकि मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया, बहुत ही मतलब गंदा वीडियो है वो। अब मुझे आश्चर्य है कि वो व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, जो इतना सर्कुलेट हो रहा है वीडियो, वो किसी युवक का है और जिस तरह वो गालियां दे रहा है दूसरे समुदाय के लोगों को और बात कर रहा है, वो अपने आप में बहुत खतरनाक। इस तरह के बहुत सारे वीडियो अभी भी घूम रहे हैं। मेवाती पाकिस्तानी करके तो नहीं आपने सुना? नहीं, कुछ और है, मेवाती पाकिस्तानी नहीं, वो तो मेवाती पाकिस्तानी की बड़ी चर्चा हो गई। एक और वीडियो पाकिस्तान में ही रहता है। हाँ, वो नहीं, ये तो यहाँ का स्थानीय लोकल है ठीक है। और वो बाकायदा कह रहा है कि मतलब 3 दिन बाद ही होने वाला है, हम देख लेंगे, ये कर देंगे, बड़ी गाली गलौज कर रहा है। मैंने उसको फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया, मतलब आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि इस तरह की चीजें, लेकिन पुलिस को उसका ऐसे तत्वों का संज्ञान लेना चाहिए ताकि आगे अभी न बढ़ के मामला। नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए, गुरुकुल पर हमला हुआ, गुरुकुल में लोग शरण ले, गुरुकुल में किसी का क्या कौन बैठा है जिसको आप मारने जा रहे थे? बच्चे होते हैं वहां तो, गुरुकुल में बच्चे ही थे ना, वहां आप गए, मस्जिद मंदिर में आपने हमला किया, थाने में हमला किया। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात प्रदीप जी सामने आ रही है, कोरोना के काल में ये साइबर हब का बड़ा अड्डा बन गया, वहां खासकर थाना साइबर थाना बनाया गया है। उस साइबर थाने को ध्वस्त कर दिया गया, वहां का रिकॉर्ड खत्म करने की कोशिश की गई है। हाँ, तो इसमें उस कहा जा रहा है कि चंद दिन पहले 100 करोड़ रुपए का साइबर ठगी का पूरा मामला उसी थाने से उजागर हुआ था और वहां रिकॉर्ड्स रखा हुआ था। हाँ, तो उस गिरोह के लोग भी होंगे उसमें तो शामिल। ये असल में क्या है कि 75 साल से हमने जो तुष्टीकरण की राजनीति चलाई है उसका नतीजा ही है। और उसके बाद जो आते हैं, जैसे बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, वो ये डर कि इन पर हाथ डालेंगे, विवाद होगा, झगड़ा होगा, सरकार मुश्किल में पड़ेगी, तो इस डर से वो कोई कार्रवाई नहीं करते। योगी मॉडल है क्या? सिर्फ एक वाक्य, कानून का डर, चाहे आप जितने प्रिविलेज्ड हो या आम आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का डर होना चाहिए। कानून तोड़ोगे अंदर जाओगे, कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी। जब तक ये डर नहीं होगा, इन लोगों को है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? कि हम एक विशेष समुदाय से आते हैं। अब ये देखिए हमने किस तरह से एक फोड़े को नासूर बनाया। मैंने कल 47 की बात की थी, 47 में ही सरदार पटेल ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये घेटोइजेशन नहीं होने देना चाहिए, मिक्स्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक जगह एक समुदाय के लोगों को योजनाबद्ध ढंग से नहीं बसने देना चाहिए। ये उसी का नतीजा है। तो ये आजकल जो इस समय जो चर्चा हो रही है, इसकी तुलना हो रही है कि याद दिलाया जा रहा है कोहट का जो नरसंहार हुआ था उससे, जो अभी उसमें खैबर पख्तूनख्वा में है, भारत में नहीं है वो हिस्सा, जिस तरह से जो है वहाँ नरसंहार हुआ था, 93% वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन थी। एक कविता को लेकर किसी एक मुसलमान ने कविता लिखी हिंदुओं के खिलाफ, उसके जवाब में एक हिंदू ने लिखी मुसलमानों के खिलाफ, उसके बाद माफ़ी मांगी, तब भी रुका नहीं, सारे हिंदू और सिख मार दिए गए। तो ये कोई आज का नहीं है। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। या तो योगी जी कोई एक हैंडबुक, योगी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई हैंडबुक छपवाएं और वो फिर लागू करवा दी जाए सब जगह। जरूरत नहीं है, यहाँ दिल में हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसी जरूरत है कि भाई आप जो योगी वहां करते हैं वही करो जो करना है। नहीं, वो सही कह रहे थे, कानून का राज 6.5 साल हो गए किसी शहर में कर्फ्यू नहीं लगाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।